गहरा लंबा श्वास भरेंगे। ओ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। सभी दर्शकों को स्वामी न्यूज़ की तरफ से नमस्ते, सुप्रभात। आज वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज के कार्यक्रम में प्राणायाम का कंप्लीट पैकेज देखेंगे। इम्यूनिटी किन प्राणायामों से बढ़ सकती है, बढ़ानी चाहिए, वो कौन कौन से प्राणायाम हैं जो हमें प्रत्येक दिन करने चाहिए। तो ऐसे प्राणायामों को हम आज जानेंगे, उनकी विधि जानेंगे और उनकी विधि के साथ साथ उनकी सावधानियां और उनके करने का जो समय है वो जानेंगे, जिससे कि हमें प्राणायाम के बारे में पूरी जानकारी भी हो जाए और हमें रोज करने का, लंबा प्राणायाम करने का भी अभ्यास हो जाए। प्राणायाम के बारे में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। महर्षि घेरंड कहते हैं प्राणायामा लाघवम च, प्राणायाम से लाघव आता है शरीर में। क्या आता है? लाघव का मतलब होता है शरीर में हल्कापन और शरीर में स्फूर्ति आती है, उसको कहते हैं लाघव। महर्षि स्वात्माराम योगींद्र जी का कुछ अलग कहना है, महर्षि पतंजलि जी का कुछ अलग कहना है। इसमें महर्षि पतंजलि जी का मत है, वो कहते हैं कि प्राणायाम करने से क्या होता है। पहले तो अष्टांग योगों को वो खोल रहे हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योगांगानुष्ठानाद अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्ति रा विवेक ख्याते। योग के अंगों का अनुष्ठान करने से अशुद्धि का नाश होता है। तो अशुद्धि का नाश, हमारे मन की अशुद्धि का नाश होता है सभी अंगों का अनुष्ठान करने से, जिसमें प्राणायाम भी है। तो प्राणायाम करने से हमारे मन की अशुद्धि का नाश होकर के हमारा मन पवित्र बनता है। पहला ये काम। ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते, ज्ञान के वृद्धि होती चली जाती है और तब तक होती जाती है जब तक विवेक ख्याति नहीं हो जाती, विवेक की प्राप्ति नहीं हो जाती। ये हमें पता होना चाहिए कि अलग अलग ऋषियों के द्वारा प्राणायाम की कितनी महिमा कही। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, कैसे प्राणायाम की परिभाषा को इसमें बताया गया। कहाँ आसन की परिभाषा को बताया गया। स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक, लंबे काल तक हम जिस भी स्थिति में बैठ सकें, कष्ट रहित स्थिति में हम बैठ सकें, उसको कहते हैं आसन। ये महर्षि पतंजलि इसकी परिभाषा दे रहे हैं। तो सबसे पहले का हम प्राणायाम सीख रहे हैं, जो कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्राणायाम बताए हुए हैं। तो एक प्राणायाम हम सीख रहे हैं सबसे पहला, जिसको हम भस्त्रिका प्राणायाम कहते हैं। गहरे लंबे श्वास भरते हुए और गहरे ही लंबे प्रश्वास छोड़ते हुए।
हमारे स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का अभिनंदन है। अशोक जी, गौतम जी, आप सभी के यहाँ पर स्वागत। बहुत सारे लोग हमारे लाइव देख करके अभ्यास कर रहे हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम हम कर रहे हैं। भस्त्रिका में भी कई प्रकार, तो पहले भस्त्रिका में भी 3 प्रकार होते हैं। कुछ लोग इसको थोड़ा थोड़ा सा ही भरते हैं, तो इसको थोड़ा विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक भरना चाहिए, तो आप पूरा भर पाएंगे। इतना भरते हैं, इतना बाहर निकालें। तो ये छोटा पहला प्रकार है। अब दूसरा, ये दूसरा प्रकार है। इसमें थोड़ा और लंबा श्वास हमने भरा और लंबा श्वास ही बाहर छोड़ा। तीसरा प्रकार है, इसमें श्वास की आवाज़ नहीं होती, श्वास भरने की और श्वास छोड़ने की ध्वनि बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल धीरे धीरे भरा जाता ऐसे। फिर से ऐसे ही भरते हैं। मतलब धीरे धीरे भरना है, तो वो पहले वाले 2 प्राणायामों के प्रकारों से भी ज़्यादा श्वास आपके भीतर जाएगा। जितना स्लो होगा उतना डीप होगा। आप बैठने की स्थिति में कमर गर्दन सीधी रखें, किसी भी एक मुद्रा में अपने हाथों को रख सकते हैं, किसी एक आसन में अपने पैरों को रख सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी एक सुखासन में रख सकते हैं, अगर पद्मासन आदि नहीं लगा सकते, और यदि लगा सकते हैं तो आप सिद्धासन अथवा पद्मासन जो अभी हमने लगा रखा था, उस किसी भी एक आसन में अपने शरीर को स्थित कर लेते हैं। एक एड़ी को मलमूत्र के द्वार के बीचों बीच स्थान पर लगा दिया जाता है, और दूसरी एड़ी को ऐसे लगाते हैं जिस तरह से ये टकने को छू जाए, और ये पैर इन दोनों के बीच में ऐसे फंस जाए, और ये नीचे वाला पैर जो है इन दोनों के बीच में बाहर देखता हुआ हो। इसको हम कहते हैं सिद्धासन। इस सिद्धासन को जो नियमित करता है उसका सीवनी नाड़ी उसकी दब जाती है, जो कि मलमूत्र के बीच का स्थान है, वहां से एक सीवनी नाड़ी निकलती है। वो दब जाती है तो वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य को कायम रखती है। हमारी वीर्यवाहिनी नाड़ियाँ और रजवाहिनी नाड़ियाँ वो दबती हैं, तो उनका व्यायाम होता है, और वो हम कभी नहीं दबाते, केवल सिद्धासन में ही दबा सकते हैं। इसीलिए हमें इसका अभ्यास प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो ये सिद्धासन का अभ्यास है। जो ये सिद्धासन आसन है, हर व्यक्ति लगा सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं कि नहीं लग पाए। फिर भी बहुत कष्ट है जो आलती पालती मार के बैठ ही नहीं सकते, वे ना ही लगाए, कोई बात नहीं, लेकिन प्राणायाम अवश्य करें श्वास भरते हुए। ये प्रथम। दूसरे में और गहरा। पहले क्या समस्या आती है कि भर तो आप बहुत लंबे समय तक रख सकते हैं, लेकिन छूट जाता जल्दी से। अब इसका अभ्यास हमें ये करना चाहिए कि धीरे धीरे ही करना चाहिए, धीरे धीरे ही। तो धीरे धीरे करेंगे ना, धीरे धीरे बाहर छूट जाए। फिर इसको स्लोली करें। 3rd नंबर सबसे बढ़िया प्रैक्टिस आपकी भस्त्रिका 3rd नंबर ही है। कौन सी है? सीधे बैठ जाएंगे और धीरे धीरे से श्वास भरेंगे। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव, आंखों को कोमलता से बंद करके प्रत्येक क्षण के साथ विचार करें कि मैं हर श्वास के साथ स्वस्थ हो रहा हूं,
बलवान भीतर से बन रहा हूँ। मेरे श्वास के बाहर निकलने के साथ मैं विचार करूं कि मेरे शरीर के समस्त दोष, समस्त रोग, सारे डिसऑर्डर्स, सारे इम्बैलेंसेस, सारी कमजोरियां, सारी एलर्जीज ये बाहर छूट रही हैं, बाहर निकल रही हैं। और ये भीतर भरते विश्वास के साथ परमात्मा के द्वारा इस वायुमंडल में घुलने वाली जो शुद्ध प्राणवायु है उसको मैं अंदर ले रहा हूं। प्राण महा औषधि है। प्राण, इससे बढ़िया कोई औषधि नहीं है, इससे बढ़िया कोई मेडिसिन नहीं, इसको सुपर मेडिसिन कहा। ऑक्सीजन ग्रीक भाषा का रूट वर्ड ऑक्सी से बना हुआ है। ऑक्सी का मतलब होता है रफ्तार। प्राणवायु जितना तेज रफ्तार से काम करती है ना, उतना और कोई भी संसार में नहीं कर सकता। आप आधे मिनट के लिए प्राणवायु को रोक दीजिए, इतनी रफ्तार से काम करेगी कि आपको दम घुटने लगेगा, और फिर और ज्यादा रोक देंगे तो फिर सीधा परमात्मा से मिलन हो जाएगा। इसीलिए इन प्राणवायुओं का महत्व हमें समझना चाहिए। मृत्यु हो जाती है ज्यादा देर प्राणवायु रुक जाए तो। ये भस्त्रिका प्राणायाम ये सबके लिए अनुकूल है। किसी को कोई भी रोग हो, किसी का कोई ऑपरेशन भी किया हुआ हो, हार्ट का अथवा पेट का, वे सभी लोग इस गति में तो कर सकते हैं। किसी को हाई ब्लड प्रेशर भी हो वो भी, किसी को चक्कर आ रहे हैं वे भी। दूसरा, वे लोग नहीं कर सकते जिनको हाइपरटेंशन है, जिनका अभी अभी लेटेस्ट कोई ऑपरेशन हुआ हो 4-6 महीने पहले, वे लोग तेज अभ्यासों को नहीं करते। जो थोड़े ठीक ठाक से हैं वही कर सकते हैं। बाकी लोग पहला नंबर ही करें जो आपको बता रखा था, धीरे धीरे करने वाला। ऐसे योग में मन को लगाना पड़ेगा, मन आराम से लगता नहीं है। युंजते मन उत युंजते धिया। आंखें बंद कर लेते हैं ना तो अपने आप धीरे धीरे मन टिकने लगता है। आंखें आप खोल के रखेंगे तो मन टिकेगा नहीं। लंबे समय तक आप प्राणायाम नहीं करेंगे, और लंबे समय तक अगर आप प्राणायाम नहीं करेंगे तो प्राणायाम से होने वाला लाभ नहीं होगा। आप तो लंबे समय तक प्राणायाम करना पड़ेगा। तो दूसरे नंबर का भस्त्रिका है इतनी बार करना चाहिए जब तक आपका शरीर दूधने ना लगे ना, तब तक श्वास को, जब तक प्राणायाम को रोकना नहीं है। जब तक आपके शरीर में कंपन ना होने लगे तब तक आपको प्राणायाम करते रहना। ये 40 से 50 बार की संख्या में यदि आप करेंगे तब जाकर के ऐसी स्थिति बनेगी कि आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है और बहुत अच्छा बढ़ रहा है। अशोक जी, जया जी, विजय जी, जया जी, गौतम जी, कशिश जी, आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं इस लाइव कार्यक्रम में। आप सभी को प्राणायाम का विशेष प्रशिक्षण इस सत्र में दे रहे हैं। आज का सत्र हमारा बहुत ही विशेष है क्योंकि हम इसमें पूरा इम्यूनिटी बढ़ाने का प्राणायाम का पैकेज लेकर के आए हैं। इस पूरे पैकेज को जो प्रतिदिन कर लेगा, किसी से कोई आसन नहीं हो रहे कोई बात नहीं, किसी की स्थिति नहीं है मोड़ने की कोई बात नहीं, लेकिन प्राणायाम तो करें। कल हम थायराइड को ठीक करने के लिए योगाभ्यास बताएंगे। पूरा पैकेज 10 क्रियाएं थायराइड को ठीक करने के लिए
चाहे किसी का थायरॉक्सिन हार्मोन कम रिलीज होता हो, कम सीक्रेट होता हो, अथवा किसी का ज़्यादा होता है। किसी का ज़्यादा होता है तो फिर उसका वजन घटने लगता है, और किसी का कम थायरॉक्सिन हार्मोन कम निकलने लगता है, कम निकलता है तो फिर उसका वजन बढ़ने लगता है। और भी कई सारी समस्याएं आती हैं, कई सारे लक्षण होते हैं। T3, T4, TSH और FTP, ये चारों की चारों मानक जो है हमारे गिरने और बढ़ने लगते हैं, कम होने या ज़्यादा होने लगते हैं। तो ये थायराइड की संकेत है। पैराथायराइड, कई बार आजकल साइलेंट थायराइड और पैराथायराइड की प्रॉब्लम होने लगी है, जो कि मशीनों में भी पकड़ में नहीं आ रही है। सारे थायराइड के टेस्ट नॉर्मल है, लेकिन बिल्कुल अलग से अंदर ही चल रहा है थायराइड। तो वो कैसे ठीक किए जाए, उसमें क्या आहार विहार लिए जाए, कौन से योगासन होंगे, कौन से प्राणायाम होंगे, कितनी नींद ली जाए, क्या खाने में लिया जाए, ये सब चीज़ें, घरेलू प्रयोग क्या किए जाए, हार्मलेस प्रयोग, निरापद प्रयोग, अचूक नुस्खे घरेलू, वो क्या किए जाए। तो पूरा थायराइड को ठीक करने का एक बड़ा सुंदर सा पैकेज कल के 1 घंटे में हम लाइव कार्यक्रम में लाएंगे। तो आप सभी लोग कल के कार्यक्रम में आवश्यक रूप से जुड़िएगा। अभी भस्त्रिका का दूसरा प्रकार हम कर रहे थे। तीसरा प्रकार हम कर रहे हैं हाथों से लड्डुओं को फोड़ते हुए। पूरी ताकत के साथ मुट्ठियों को बंद कर रहे हैं। एक बार अंगूठे को अंदर बंद कर रहे हैं मुट्ठियों में, और एक बार अंगूठे को बाहर ला रहे हैं मुट्ठियों से। मन पर बिल्कुल तनाव नहीं होने देंगे, चेहरे पर सहजता, सरलता के भाव, प्रसन्नता के भाव। इसकी गति को भी ऐसे बढ़ा सकते हैं। और गहरे लंबे श्वास। इसको आगे पीछे दाएं बाएं। इसको ऊपर नीचे। ये तीसरा भस्त्रिका, इसको वैसे भी ध्यान मुद्रा में भी कर सकते हैं। ये भस्त्रिका का संख्या 3 हो गया। ये भी हाई ब्लड प्रेशर वालों को करने की बिल्कुल मनाही है, रिस्ट्रिक्शंस है। चौथा प्राणायाम भस्त्रिका का, हाथों को इस प्रकार से हम पंजों को, उंगलियों को ऐसे रख ले में, श्वास पूरा भर के हाथों को ऊपर ले जाए, और श्वास पूरा बाहर छोड़ करके मुट्ठियों को बंद करते हुए हाथों को ऐसे। इसकी गति को और इसके लय को, दोनों को बढ़ाते हुए ऐसे। पूरा शरीर हिल जाए, यहाँ मस्तिष्क में, पूरा ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाए, हार्ट की पंपिंग, इजेक्शन, इन्फेक्शन बढ़ जाए, हमारी पल्स रेट बढ़ जाए, हमारी हार्ट बीट रेट बढ़ जाए। कैसे होगी? ऐसे 40-50 बार कर लेंगे। तो युवाओं के लिए तो बहुत आवश्यक है, उनकी बहुत अच्छी ऑक्सीजन लेवल भी हो जाएगी, ब्रेन में इतना अच्छा ऑक्सीजन लेवल हो जाएगा कि ब्रेन के सेल डेड नहीं होंगे, यादाश्त कमज़ोर नहीं होगी आपकी।
किसी की याददाश्त कमज़ोर हो गई है तो उनके लिए भी बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है भस्त्रिका की। और 5वां अभ्यास इसका देख रहे हैं, श्वास भरते हुए ऐसे ले जाए, श्वास छोड़ते हुए ऐसे अंगूठा बाहर, मुट्ठियां बंद, प्रेशर के साथ। ये भस्त्रिका के 5 प्रकार हुए। फिर से पहले प्रकार में आ जाएंगे। 5वां करने के बाद हमें पहले में जरूर आना है। अभी तो एक प्राणायाम हमने जाना है। आज हम 7 प्राणायामों का पूरा सेट देखेंगे। पूरा सेट हम जानेंगे और अपने आप को रोज के प्राणायाम के लिए इतना तैयार करेंगे जिससे कि हमें प्राणायाम से ही इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाए कि हमें किसी तरह से डरने की आवश्यकता ना हो। तीसरी लहर कोरोना की बच्चों के ऊपर अटैक कर रही है। राजस्थान के 2 जिलों में तो बहुत सारे केसेस दौसा में और डूंगरपुर में आ चुके हैं। हम सबको बचना है। अपने बच्चों को सुबह उठा करके आप प्राणायाम सिखाएं, कराएं, जिससे कि उन बच्चों की शक्ति बढ़े, एंटीबॉडीज़ उनके शरीर में तैयार हों, उनको आहार विहार का, उनको सोने जागने का, उनको सारे दिन की एक अच्छी आदर्श दिनचर्या का ज्ञान देवें आप। उसके अनुसार आप उनका जीवन ढाल देंगे वैसी दिनचर्या में, तो आपके बच्चों के साथ कभी समस्या नहीं आएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी बच्चे के ऑक्सीजन का मास्क नहीं लगेगा और किसी के ऑक्सीजन लेवल गिरेगा नहीं, किसी की पल्स रेट बिगड़ेगी नहीं, इम्बैलेंस नहीं होगा आपके साथ। और क्या, बच्चों के कभी कोई आपातकाल स्थिति नहीं आएगी। बच्चे आपके स्वस्थ बने रहेंगे। आप सभी माता पिताओं को इसमें आवश्यक रूप से पूरी भागीदारी निभानी है। कम से कम 3 महीने आपको सावधान होना है बच्चों को लेकर। जब आप 3 महीने आप सावधान हो जाएंगे तो 3 महीने तक बच्चों को आप इतना करवा देंगे, फिर आपके बच्चे अच्छे तैयार हो जाएंगे। फिर कोई वायरस उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सभी बच्चों को सुबह उठते ही नाक में तेल डालें। रात को सोने से पहले जैसे आप टॉयलेट करवा करके इसको सुलाते हैं, वैसे ही नाक में तेल लगा करके फिर सुलाएं उस बच्चों को। क्यों? क्योंकि बच्चे प्राय जो है कफ के रोगी होते हैं, क्योंकि हमारी उम्र भी ऐसी ही होती है सभी की। क्या होती है? सबसे पहले बचपन होता है। बचपन में हम कफ हमारा बढ़ा हुआ रहता है, तो बालपने में अर्थात बचपन में कफ के रोग ज़्यादा होते हैं। फिर युवावस्था, शरीर में पित्त बढ़ा हुआ होता है, तो पित्त के रोग ज़्यादा होते हैं। और फिर वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था में वात के रोग ज़्यादा होते हैं। आपने सबने देखा होगा बचपन में कफ के ही रोग ही होते हैं ज़्यादा। बच्चों को सबसे ज़्यादा खांसी, जुकाम, इसी प्रकार के रोग होते हैं। कईयों को कफ के रोग के कारण से वजन भी बढ़ जाता है कई बच्चों का, और वो कफ का ही दोष है। उसके लिए कपालभाति को हमें करवाना चाहिए। कपालभाति एक ऐसी क्रिया है कि जिसके बारे में बीपी, हमारे दर्शकों में लिखा है कि बीपी 140 रहता है तो फास्ट प्राणायाम कर सकते हैं क्या? तो ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा रहता है, पहले तो उसकी उम्र के ऊपर डिपेंड करता है। तो जया जी, विजय जी, जिन्होंने भी हमारे यहाँ प्रश्न लिखा है, उनको आयु भी बतानी पड़ेगी। जब तक आयु नहीं बताएंगे तब तक आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो आप और भी बाकी जो दर्शक हमारे भी प्रश्न कर सकते हैं, जैसे ये कर रहे हैं वैसे आप भी कर सकते हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों को दिनचर्या का पाठ जरूर है। दिनचर्या का पाठ नहीं पढ़ाएंगे तो आपके साथ में ये समस्या आएगी कि बच्चों के लिए फिर दवाई, बच्चों के लिए हॉस्पिटल,
इन सब चीज़ों की बात सोचनी पड़ेगी, आपको बिल्कुल नहीं सोचनी पड़ेगी यदि आप रोज़ उनको अच्छी दिनचर्या में रखते हैं और प्राणायाम करवाते रोज। तो ये पहला प्राणायाम हमने सीखा भस्त्रिका। कपालभाति के बारे में 31 साल की एज इन्होंने बताई, तो 140 अगर ऊपर का रहता है तो मेरे हिसाब से वो खराब नहीं है, ठीक है। वे लोग 3 तक के भस्त्रिका कर सकते हैं और चौथा भी धीरे धीरे कर सकते हैं, ऐसे इतना कर सकते हैं। बाकी बहुत तेज जो ने बताया ऐसा नहीं, फिर आपका वजन कंट्रोल थोड़ा सा हो जाएगा तो बीपी आपका फिर ठीक ठाक सा हो जाएगा, है ना। तो आप कर सकते हैं तेज वाला भी। वैसे तो युवावस्था में 31 साल तो कुछ भी नहीं एज है, आप कर सकते हैं, आपको समस्या नहीं आएगी। फिर भी थोड़ा सा गति धीरे करके करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको अभी बीपी की तो प्रॉब्लम है नहीं, ब्लड प्रेशर हाई की अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अच्छे ढंग से जब आप प्राणायाम करेंगे तो आपका पसीना खूब आएगा, खूब गतिपूर्वक, खूब प्रेशर से, खूब बलपूर्वक। मोबाइल नंबर अशोक जी चौहान हमारे मांग रहे हैं, तो अशोक जी चौहान मेरे मोबाइल नंबर मैं आपको लिखवा देता हूँ 9828650092। इसमें कमेंट में लिख देता हूँ 9828650092। तो आशा है जी जिन्होंने प्रश्न किया था उनका समाधान हो गया होगा। कपालभाति के बारे में ग्रंथ में लिखा, हठ योग प्रदीपिका में भी और घेरंड संहिता में भी, भस्त्रावल्लौहकारस्य रेचपूरौ ससंभ्रमौ भालभातिं विख्याता कफदोष निवारयेत्। कपालभातिर्विख्याता कफदोष विशोषिणी। ऐसे अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वाक्य कहे। कपालभाति के बारे में हठ प्रदीपिका में भी कहते हैं, नहीं घेरंड संहिता में कहते हैं, वातक्रमेण व्युत्क्रमेण शीतक्रमेण विशेषतः भालभातिं त्रिधा कुर्यात् कफदोषं निवारयेत्। ऐसे ही हठ योग प्रदीपिका में कहते हैं, भस्त्रावल्लौहकारस्य रेचपूरौ ससंभ्रमौ कपालभाति। ये 7 मतलब अलग अलग और भी 5-7 ग्रंथ और भी हैं। कपालभातिर्विख्याता कफदोष विशोषिणी। पूरे 2 ग्रंथों की मैंने आपको परिभाषा बताई कपालभाति की। तो दोनों ग्रंथों में कह रहे हैं कि कफ दोषों का निवारण करती है। तो आपको बच्चों को, क्योंकि ये तीसरी लहर हम सबके लिए चिंताजनक है, केवल 1-2 घरों के लिए नहीं, 1-2 जिलों के लिए नहीं है, 1-2 शहरों के लिए नहीं है, पूरे राजस्थान के लिए चिंताजनक है, विशेषकर पूरे भारत के लिए। लेकिन अभी राजस्थान में प्रकोप जो आया हुआ है उसके लिए हम सभी माता पिताओं को सावधान होना पड़ेगा और बच्चों को बड़े बुद्धिमत्ता पूर्वक प्राणायामों को कराना पड़ेगा। तो कफदोष को निवारण करने वाली जो क्रिया है उस क्रिया का नाम है कपालभाति। ये 6 कर्मों में शोधन की, शुद्धि की एक क्रिया के रूप में कही जाती है और इस क्रिया का नाम कपालभाति भी है, भालभाति भी है। इसके प्रकार भी हैं। तो एक साधारण सा एक प्रकार देखते हैं जो कि सब बच्चों को करवाना है हमें। श्वास को बाहर फेंक रहे, नासिका के दोनों छिद्रों से फेंक रहे, मुंह बंद रखा हुआ है, बिल्कुल शरीर पूरा स्थिर है। कितनी बार करना है? आप जितनी बार में थक नहीं जाते तब तक करना है। प्रारंभ में जो नए नए बिगिनर्स हैं, वो नए प्रारंभिक जो साधक हैं, उनके लिए जब तक थक न जाएं, जैसे मान लीजिए कि आप 50 में थक गए तो आप थोड़ा सा रुक जाएं, 1-आधा मिनट रेस्ट कर लेवें या लंबा श्वास भर लेवें, छोड़ देवें, फिर दूसरी बार फिर करें। वन स्ट्रोक विद इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 बार कपालभाति, 1 सेकेंड में 1 बार हम कपालभाति करेंगे। मीडियम फोर्स, मीडियम स्पीड,
केवल श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर भरने पर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है, अंदर स्वाभाविक रूप से भरी जा रही है, हम केवल श्वास बाहर फेंक रहे हैं। शक्ति का अतिक्रमण ना करें, श्वास को हर बार 1 सेकंड में बाहर फेंकते रहे, जितनी शक्ति उतना प्रेशर लगाएं। जिसको हाइपरटेंशन है, फिर बता रहा हूँ, हाई ब्लड प्रेशर वाले बहुत तेज बल नहीं लगाएंगे और बहुत धीरे भी नहीं, ऐसे भी नहीं कि इतना इतना करें, इससे भी कोई लाभ नहीं होगा। मध्यम गति से तो करें। जो स्वस्थ है, जो ज्यादा वजन वाले, वजन कम करना चाहते हैं, उनको तेज करना चाहिए ऐसे, लेकिन बीपी नहीं होना चाहिए, उनको हाई ब्लड प्रेशर नहीं होना चाहिए। और केवल मोटे हैं तो कई बच्चों के, कई पेरेंट्स के फ़ोन आते कि हमारे बच्चे 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं और उनका वजन 80 किलो है, किसी का 100 किलो है। एक बच्चे का वजन 6ठी कक्षा में 6 क्लास में पढ़ता था और 105 किलो था। कफ दोष बिगड़ गया, कफ दोष इम्बैलेंस हो गया, कफ का असंतुलन हो गया तो वजन बढ़ गया। उनको हमने केवल कपालभाति करवाई और इंजन दौड़ करवाई। कपालभाति और इंजन दौड़, तो सब बच्चों को इंजन दौड़ जरूर सिखाएं। अब हम खड़े हो रहे हैं, खड़े होकर के आपको इंजन दौड़ का अभ्यास सिखा रहे हैं कि कैसे इंजन दौड़ करनी है। जिनका वजन अधिक है वे भी कोरोना के इस विकट काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, वे भी, और जिन बच्चों का भी वजन ज़्यादा है वे भी कैसे रोज़ वजन घटाने की कुछ क्रियाएं करें, जिनमें कपालभाति हमने क्रिया देखी, फिर कुंजल हमने परसों देखी, कुंजर, वमन धाति, और इससे पहले 1 दिन पहले हमने शंख प्रक्षालन को जाना था, शंख धाति की क्रिया को। आज हम इसको हृदगति या इंजन दौड़ कहते हैं। इंजन दौड़ में सामने से पहले दिखा देते और फिर साइड से दिखाएंगे। इंजन दौड़ में सबसे पहले अपनी स्थिति ऐसी रखते हैं कि हमारे पैर पास में हो, दोनों अंगूठों को अंदर बंद कर लेते हैं मुट्ठियों में और ऊपर की तरफ ऐसे पंच मारते हैं। ऊपर यहाँ नहीं, ऊपर यहाँ, सामने यहाँ नहीं, बिल्कुल ऐसे तिरछाई में आकाश की तरफ ऐसे पंच मारना होता है। और पूरी तरह से जैसे ये ऊपर जाएगा तो विपरीत वाला पैर पीछे जाएगा, और लंबे लंबे श्वास के साथ। इसी तरह से इसको साइड से भी देख लेते। इसको लेटरल साइड से देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा आपके। ये मोटे लोगों को प्रेशर बहुत लगाना है, चेहरे पर मुस्कान रखनी है, हर बार एड़ियों को पीछे लगाने की कोशिश करनी है। ऐसे करते करते आप यदि 1 मिनट तक लगातार कर सकते हैं तो करें, यदि 2 मिनट तक लगातार कर सकते हैं तो करें, यदि 5 मिनट तक लगातार कर सकते हैं तो करें। लेकिन रोज़ करेंगे और ज़्यादा करेंगे आगे, तब जाकर के हमारे वजन में कमी आएगी, कैलोरीज बर्न होगी। कपालभाति, इंजन दौड़, ये वजन घटाने के विशेष अभ्यास हैं, स्पेशल प्रैक्टिस हैं ओबेसिटी के लिए। हमने इसी कार्यक्रम में ओबेसिटी का पूरा एक प्रोग्राम बनाया था। आप वजन घटाने वाले, मोटापा घटाने वाले, मोटापा मुक्ति से कोरोना मुक्ति,
पूरा एक शीर्षक देकर के 1 घंटे का कार्यक्रम बनाया था। आप स्वामी न्यूज़ के इसी लाइव पेज पर पीछे के वीडियोस को देखेंगे तो लिखा हुआ है मोटापा मुक्ति से कोरोना मुक्ति, यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। तो एक तो कपाल भाती हम रोज करें, आंखें बंद करके करें। हर श्वास के साथ ये विचार करें कि मेरे भीतर की अशुद्धियां बाहर छूट रही हैं। मेरी नासिका से जो श्वास बाहर छूट रहा है वो मेरे अंदर की सारी गंदगी को, सारे टॉक्सिन्स को, सारी बीमारियों को बाहर छोड़ रहा है। साइकोसोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, मनोदैहिक चिकित्सा। यदि हम मन से ऐसा विचार करेंगे कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, क्षण में मेरे दोष बाहर छूट रहे हैं, तो आपके शरीर में वैसा ही केमिकल रिएक्शन होने लगेगा। और जब ऐसा होता है तो जल्दी से व्यक्ति ठीक होने लगता है, हील होने लगता है, सेल्फ हीलिंग होती है। भस्त्रिका का समय कम से कम 5 मिनट, कपाल भाती का समय प्रारंभ में कम से कम 5 मिनट, और फिर 2-3 दिन का अभ्यास जब अच्छे ढंग से हो जाए तो 10 मिनट तक आपको कपाल भाती प्रत्येक दिन करनी है। यदि बीमार हैं, पेट के रोग हैं तो नहीं करनी है। उन लोगों के पेट की समस्याएं बढ़ जाती हैं। पेट के रोग का मतलब किसी के पेट में पहले ही जलोदर हो रखा है, पानी भर जाता है पेट में, फिर वो कपाल भाती करेंगे तो समस्या आ जाएगी। कोई माता स्त्री गर्भवती है, किसी माता बहन मासिक धर्म में चल, इन सभी को हमें कपाल भाती नहीं करना चाहिए। बाकी के दिनों में कर सकते हैं। पुरुषों के लिए सदा किया जा सकता है, पेट का ऑपरेशन ना हुआ हो, हार्ट का ना हुआ हो, कपाल भाती कर सकता है, करना चाहिए। कपाल भाती भाल भातिम त्रिधा कुर्यात् कफ दोषम निवारयेत। कपाल भातिर्विख्याता कफ दोष विशोषणी। कफ दोषों का शमन करती है, उनको सुखा देती है, कफ के समस्त दोषों को सुखा देती है। तो कफ के दोषों का जिसको निवारण करना हो, ऋतु जी, राकेश जी, जया जी, विजय जी, अशोक जी, आप सबका इस कार्यक्रम में, लाइव कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। आप सभी इस कार्यक्रम में अभिनंदनीय हैं, जो कि प्रत्येक दिन हमारे साथ बैठ करके योगाभ्यास करते हैं, स्वास्थ्य की बहुत अनमोल बातों को सीखते भी हैं। तो कपाल भाती हमें प्रत्येक दिन करना चाहिए जब भी, क्योंकि कपाल भाती षटकर्म की क्रिया है। षटकर्म से हमारे शरीर के विजातीय द्रव्य बाहर निकलते हैं, पहले पसीने से निकलते हैं, तो पसीना हमें पोंछ डालना चाहिए। हमें 14 प्रकार के वेगों को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। कुछ के नाम बता देता हूँ। मल का, मूत्र का, शौच का, मूत्र का, भूख का, प्यास का, उबकाई का, डकार का, जमाई का, छींक का, पसीने का, हंसने का, सोने का, काम का, इतने सारे वेग हैं। इन समस्त वेगों को हमें बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं। इन वेगों को जो व्यक्ति रोकता है उसके संबंधित अंग कमज़ोर हो जाते हैं, उसकी शक्तियाँ कम पड़ जाती हैं, और फिर शक्ति कम पड़ते पड़ते धीरे धीरे वृद्धावस्था आ जाती है। तो किसी भी प्रकार के वेग को जब भी आ जाए, ये अधारणीय वेग हैं आयुर्वेद के ग्रंथ में, उनको मना किया कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को, एक स्वस्थ रहने की जिसको इच्छा है, स्वस्थ रहने की इच्छा करने वाले व्यक्ति को 14 प्रकार के वेगों को धारण करने से बचना चाहिए। मल का, मूत्र का, डकार का, उबकाई का, जम्हाई का, और छींक का, भूख का, प्यास का, नींद का, हंसने का, रोने का, वीर्य का, पसीने का, इन किसी वेगों को ना रोके। पसीने के वेग को भी लोग जो है रोक देते हैं। क्या करते हैं? पाउडर लगा देते हैं। अभी गर्मी में भी खूब लगा रहे होंगे,
पसीने का वेग रुक जाता है, रोम छिद्र आपके बंद हो जाते हैं, फिर पसीना आ ही नहीं पाता तो आपके गंदगियां अंदर के अंदर रह जाती हैं और फिर आप बीमार हो जाते हैं। इसलिए पसीने के वेग को बिल्कुल ना रोकें। फिर क्या करते हैं, मेकअप करते हैं, चेहरे के पसीने के वेग को, तो चेहरे का पसीना नहीं आएगा, हम थोड़ी देर अच्छे सुंदर अच्छे दिखेंगे और बहुत चमक दमक वाले दिखेंगे। फिर थोड़े दिन के बाद, थोड़े सालों तक ये मेकअप करते करते ऐसा चेहरा हो जाता है कि बिना मेकअप के अच्छा नहीं लगता है, और फिर बिना मेकअप के देखा जाए तो वो चेहरा अच्छा नहीं लगता, इतनी त्वचा भी खराब होती है। तो इसीलिए त्वचा को बिल्कुल नेचुरल रखें। तो कपाल भाती से क्या आएगा, नेचुरलिटी आएगी शरीर में। सुन लो काम की बात, योगासन के बहुत है लाभ, तन मन रखे निर्विकार, करें रोज सूर्य नमस्कार, अंतर मन में हो अनुशासन, जब हम करते पद्मासन, भोजन का हो अच्छा पाचन, नित्य करे जो वज्रासन, करे फेफड़े अच्छा, रोज करेंगे प्राणायाम, ओज से मस्तक दमकाती, बड़े काम की कपाल भाती। ओज से मस्तक, हमारे पूरे चेहरे पर और विशेषकर इस मस्तक पर, कपाल पर ओज पैदा हो जाएगा। ओजस्विता जब बढ़ती है ना, तो चेहरे पर अपने आप ही एक नेचुरल ब्यूटी आ जाती है, कुदरती नूर आ जाता है। नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता बढ़ जाती है। जब आती है तब आती है उस व्यक्ति के साथ जो पूरा समय लेकर के प्राणायाम कर रहा है और षट कर्मों को कर रहा है। आप सुनते भी रहे, करते भी रहे। कपाल भाती का अभ्यास 10 मिनट हमें हो गए, तो 10 मिनट तक हमने कपाल भाती के अभ्यास को थोड़ा सा किया भी है और थोड़ा समझा भी है। कपाल भाती के लाभ बहुत सारे, यदि आपको 1 घंटे तक बताते रहेंगे तो केवल कपाल भाती के बेनिफिट्स ही बता सकते हैं, लेकिन आप संक्षिप्त में समझ लो कि कफ दोषों का निवारण करती है कपाल भाती। पेट के, उदर के रोगों का भी निवारण करती है। पेट के बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जिनको मोटापा बढ़ जाता है, उनके मोटापे को भी कम करती है। उन लोगों को ये मुद्रा लगा के करनी चाहिए, इसको कहते हैं सूर्य मुद्रा, और चाहे तो पृथ्वी मुद्रा लगा करके भी कपाल भाती कर सकते हैं। और चाहे तो सूर्य मुद्रा, ये केवल वजन घटाने वालों के लिए सबसे उपयोगी क्रिया है, जो केवल वजन ही घटाना चाहते हैं। अब कोई साधारण से है ना, जिनका वजन बिल्कुल नॉर्मल है, बिल्कुल अंडरवेट है अथवा बिल्कुल बैलेंस्ड वेट है, तो उनका वजन घटेगा नहीं, ध्यान रखना। अंडरवेट वाले का बढ़ जाएगा, जो बैलेंस्ड है उनका उतना बैलेंस बना रहेगा। तो कोई ऐसे मत सोचना मैं कपाल भाती करूंगा तो मेरा वजन घट जाएगा, या करूंगी तो वजन घट जाएगा, ऐसा नहीं है। घटे हुओं का बढ़ा देती है, बड़े हुओं का घटा देती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है। तो मेटाबॉलिज्म को अच्छा करने वाली क्रिया आपको अंडरवेट भी नहीं रहने देगी, ओवरवेट भी नहीं रहने देगी, ये आपको ध्यान रखना है। ये कपाल भाती के विशेष लाभ आपको बताए, थोड़ा इसके पीछे का साइंस भी बता दिया, क्योंकि पेट के समस्त अंगों का इसमें व्यायाम हो जाता है, तो हमारा पाचन तंत्र तो अच्छा हो ही जाता है, अपने आप ही हो जाता है। तो हमारे जो दर्शक हैं, इन सभी दर्शकों को नियमित रूप से इस कार्यक्रम को देखने का जो अभ्यास हुआ है, आदत हुई है, आप इस आदत को अभी छोड़े नहीं, क्योंकि अभी लॉकडाउन और आगे बढ़ गया है। अजमेर में, राजस्थान में ही बढ़ गया है, करीब 8 जून तक ये लॉकडाउन बढ़ा है। तो जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा तब तक हमारी कक्षा नियमित रूप से चलती रहेगी। आगे भी चैनल की व्यवस्थाओं के अनुसार यदि ये निरंतर किया जा सकता है, करेंगे, आगे देखेंगे व्यवस्थाएं कैसी बैठती है। नहीं तो लॉकडाउन के 8 जून तक तो ये कक्षा नियमित रूप से इसी प्रकार से सुबह 6:30 बजे चलती ही रहेगी। तो आपके साथ देने के लिए हम 8 जून तक तो लगातार हैं, फिर और आगे देखेंगे। तब तक आप नियमित रूप से 6:30 बजे स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर इन प्राणायामों को और योगासनों को, यानी कि पूरी 1 घंटे की योग की कक्षा को आप अटेंड कर सकते हैं। करें, आप देर से उठते हैं, कोशिश करें जल्दी से, फिर भी देर हो जाती है किसी कारणों से, तो आप बाद में भी इसको स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज पर देख करके कर सकते हैं, शाम को भी करते हैं। 2 घंटे करना है, जिनको कोरोना हो गया है, जिनको कोरोना से बचना है, उनको 2 घंटे करना है। तो इसी कार्यक्रम को आप 2 बार चला के कर सकते हैं, लेकिन उनको दुगुना करना है।
जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको 2 घंटे